I had assured you I would make a major personal announcement. नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात एक तो मिस्टर राजदीप सरदेसाई की जाएगी। बड़े दुखी हैं बेचारे, सल कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोप भवन में चले गए। वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में बड़ी झूठी खबर फैला दी, मुझे ये बोला गया कि मुझे निकाल दिया, हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया इंडिया टुडे ने, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो क्या इसकी सच्चाई है वो आप लोगों के बीच में रखूंगी मैं। क्या वो जाने वाले हैं, क्या उनको नोटिस दे दिया है इंडिया टुडे ने, बस कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं, या फिर वो कंटिन्यू करेंगे। और उसके अलावा मीडिया जगत के अंदर एक खलबली मची हुई और वो लोग जो फॉरेन फंडिंग लेकर के इस देश में बैठ करके देश के खिलाफ एजेंडा चलाते थे, उनकी नकेल कसी गई है और उनमें बिलबिलाहट मची हुई है। उस पर बात करूंगी। तो पहले बात की जाए मिस्टर राजदीप सरदेसाई की। 60 साल के पूरे हो गए ये, और जब 60 साल के हुए तो उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक खबर फैली थी कि भाई निकाल दिया इनको, हकाल दिया, गेट आउट बोल दिया इंडिया टुडे ने, बोला बहुत हो गया तुम्हारा, तुम जाओ। अब जब ये खबर आई तो बड़े आहत हुए मिस्टर सरदेसाई। इन्होंने अपने एक बुलेटिन में बोला कि मुझे अपने बारे में एक पर्सनल अनाउंसमेंट करनी है, और उसके बाद बोला कि मैं 60 साल का हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खबरें सुनाना बंद कर दूंगा, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। वैसे मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि खबरों से और सच्ची अच्छी पत्रकारिता से मिस्टर सरदेसाई का कोई नाता नहीं है। ये केवल और केवल फेक खबरें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। इसलिए खुद को पत्रकार बोलना और पत्रकारिता जगत का पिलर बोलना राजदीप सरदेसाई को तो शोभा कतई नहीं देता है ना। अच्छा, ये कोई मिस इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि इनके जो रिटायरमेंट की खबर उड़ रही है, निकाल दिया वाली बात मैं नहीं जानती, लेकिन रिटायरमेंट खुद इन्होंने अपना अनाउंस किया था कुछ महीने पहले, और ये खबर मैंने ही अपने चैनल पर सबसे पहले बताई थी। द लल्लन टॉप को मिस्टर सरदेसाई ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने बोला कि 24-25 मई को मेरा 60th बर्थडे है और उस दिन मैं रिटायरमेंट भी ले लूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मेरा बस हो गया। ये उनके शब्द हैं, आप सुन लीजिएगा, उस एपिसोड को निकाल करके आपको मिल जाएगा। बडास फॉर मीडिया करके एक वेब पोर्टल है भाई, उसका कहना है कि नहीं, इनके खिलाफ खबर गलत है। अब निकालने की खबर पर मैं नहीं जा रही हूं, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट स्वयं अपना स्वयं अनाउंसमेंट किया था और उसको मैंने कवर किया था। तो ये रिटायर होना चाह रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने अपना रिटायरमेंट रोक दिया और ये इंडिया टुडे से आज भी चिपके हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एमएचए ने ये एफसीआरए के कुछ रूल में अमेंडमेंट किए हैं, उसके कारण इन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं जो अपनी इंडिपेंडेंट दुकान खोलने की सोच रहा था वो तो अब चलेगी नहीं, तो चलो यहीं रहो। क्योंकि एमएचए ने एक बड़ा मेजर डिसीजन लिया है, और मेजर डिसीजन क्या है? मेजर डिसीजन ये है कि जो एनजीओज के नाम पर इस देश में कुछ मीडिया हाउसेस विदेश से मोटी फंडिंग लेकर के वेलफेयर नहीं करते हैं, अपितु न्यूज पोर्टल्स चलाते हैं और खबरें छापते हैं, वो अब खबरें नहीं छाप पाएंगे, वो न्यूज पोर्टल्स अपने नहीं छाप पाएंगे। अगर फॉरेन फंडिंग एनजीओ के नाम पर ले रहे हैं तो भैया तुम कोई मीडिया हाउस नहीं हो, और मीडिया हाउस की तरह तुम इस देश के अंदर अपने कामों का संचालन भी नहीं करोगे। देखिए, मैं आपको पढ़ देती हूं जो खबर है पहले वो। द सेंटर हैज असर्टेड दैट एनजीओज एंगेज्ड इन पब्लिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी एबल टू पब्लिश एनी न्यूज लेटर एंड मस्ट गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर इंडिया दैट इट डज नॉट सर्कुलेट एनी न्यूज कंटेंट। स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि क्या है ना, हिंदुस्तान, यहां पर 7 लाख से ज्यादा इस समय एनजीओ चल रहे हैं, और इसमें से काफी सारे ऐसे एनजीओज हैं जो वेलफेयर का काम नहीं करते हैं, खूब मोटा फॉरेन फंडिंग लेते हैं एफसीआरए के तहत। कोई डीप स्टेट से ले रहा है, कोई जॉर्ज सोरोस से ले रहा है, कोई चाइना से ले रहा है, और उसके बाद उस फंड का हमारे ही देश में बैठ करके हमारे ही खिलाफ, मां भारती के खिलाफ एजेंडा चला करके, इस्तेमाल करके इस देश की जड़ खोद रहे हैं। इस देश के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन्होंने चलाई हुई है, फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, पेडल करते हैं।
तो कोई भरोसा नहीं है। मिस्टर सरदेसाई भी कोई ऐसा कार्यक्रम चला रहे होंगे, उनको भी कोई मोटी फॉरेन फंडिंग आनी होगी, पर तब तक तो ये रूल आ गया एमएचए का। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये तो दुकान मेरी आरंभ होने से पहले उजड़ गई, तो लेट्स स्टिक टू इंडिया टुडे। हो सकता है। अच्छा, ये कौन से ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर ये गाज गिरी है? मैंने जब चीजें निकाली तो मैं आपको बताऊं क्या क्या नाम सामने निकले। एक तो scroll.in है, एक है द वायर जिसके मालिक के बारे में मैंने अभी एक दिन पहले अच्छा खासा वीडियो बनाया है, सिद्धार्थ वरदराजन और उनकी जो पत्नी है नंदिनी सुंदर। उन्होंने पता नहीं भाई 17-18 करोड़ रुपए का निजामुद्दीन ईस्ट, जो दिल्ली का पॉशेस्ट एरिया है, वहां पर एक घर खरीदा है ना। अब यही बात निकल करके आ रही है कि द वायर में इतने तो व्यूज आते नहीं है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये 17-17, 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और वही मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जब तुम्हारी आमदनी 98 है तो तुम्हारा खर्चा ये 10 रुपया कैसे? यानी जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। और फॉरेन फंडिंग इनको इतनी ज्यादा कोई क्यों दे रहा है? क्योंकि ये डीप स्टेट, चीन, सोरोस जैसे लोगों का जो भारत विरोधी एजेंडा है उसको यहां बैठ करके चला रहे हैं। वैसे ये जो सिद्धार्थ वरदराजन है द वायर का मालिक, ये यूएस सिटीजन है। खैर, तो द वायर भी है, न्यूज लॉन्ड्री है, उसके अलावा आर्टिकल 14 है, द क्विंट है, द कैन है। ये तमाम वो न्यूज पोर्टल्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, उसके अलावा जो न्यूज लेटर्स वगैरह हैं ऑनलाइन वो भी छापते हैं। तो इन सब की साहब लगाम कसी गई है, क्योंकि खबर ये वास्तव में नहीं सुनाते हैं। इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को ये बड़े सटल तरीके से मिल करके लोगों के दिमाग में फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। जो सही है उसको गलत दिखाते हैं और जो गलत है उसको सही दिखाते हैं। ऐसा बताते हैं कि भाई ये जो गलत खबर है वही सही खबर है। और ऐसा कुछ द वायर की जो वो है ना आरफा खानूम शेरवानी, उसने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय करने की कोशिश करी थी। आपको याद है कि जब हमने पहलगाम हुआ, उसके बाद हमने आतंकी अड्डों को उनके नौ ध्वस्त किया, उसके बाद हमने 100 से ज्यादा आतंकी उनके मारे, और उसके बाद पागल हो गया पाकिस्तान, उन्होंने एस्केलेट किया और हमारे जो सैन्य अड्डे आदि थे, हमारे सिविलियंस थे, उनको मारना शुरू कर दिया, उन पर अटैक करना आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उनके जो एयरबेस थे, जो सैन्य अड्डे थे, उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो जब एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो आरफा खानूम शेरवानी जो भारत की है, द वायर की रिपोर्टर है, एंकर है, वो सीधे गई ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर, और वहां पर लिखती है से नो टू वॉर, डी एस्केलेट नाउ, इन कैपिटल लेटर्स, नाउ। और तब भी मैंने आरफा को उसी रात को ट्वीट करके पूछा था कि आरफा हाउ डेयर यू से दिस अबाउट इंडिया। जब हमने एस्केलेशन किया ही नहीं तो हम डी एस्केलेट कैसे किए? और अगर तुम्हें डी एस्केलेशन कराना है तो जाओ ना पाकिस्तान जाओ और उनको बोलो डी एस्केलेट करने के लिए। तो ये होता है तरीका कि भारत के खिलाफ तुम लोगों के मन में एक एजेंडा घुसाओ, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करो। तो अब स्पष्ट तौर से बोल दिया गया है कि एनजीओ के नाम पर तुम एफसीआरए से फंड ले रहे हो तो तुम ये गोरख धंधा नहीं चलाओगे न्यूज व्यूज का इस देश के अंदर, और आरएनआई के अंदर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, आरएनआई में इन्होंने किसी ने रजिस्टर खुद को नहीं कराया है, क्योंकि अगर कराएंगे तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इनको फॉलो करने पड़ेंगे, और फॉलो करने पड़ेंगे तो ये जो झूठी खबरें हैं उनको ये उस तरीके से नहीं फैला पाएंगे जिस तरीके से फैलाते हैं। लेकिन आप साहब इनके ऊपर बड़ी भयंकर तरीके से लगाम कस दी गई है। अच्छा, जो ये लोग एनजीओ से रजिस्ट्रेशन सीख करना चाहते हैं उनके लिए क्या एग्जैक्टली बोला है एमएचए ने, वो भी मैं आपको बता देती हूं। The new rules will have to be abided by the NGOs seeking registration under the Foreign Contribution Regulation Act। ठीक है, अब इसमें नोटिफिकेशन में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने कहा है वो कहा है कि इट हैज अमेंडेड द रूल्स मेड अंडर द एफसीआरए एंड henceforth NGOs which are seeking permission to get foreign funding must give an undertaking that it will adhere to the good practice guidelines of the Financial Action Task Force, FATF, the global watchdog for terror financing and money laundering। वो कह रहे हैं कि भाई तुमको
बकायदा ये जो FATF है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत काम करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। द MHA said such bodies or NGOs which are seeking registration must enclose financial statement and audit reports of the last 3 financial years, including the statements of assets and liabilities, receipt and payments accounts and income and expenditure account. Fantastic भैया, इनका पूरा लेखा जोखा मांग दिया है, अगर नहीं देंगे तो मरेंगे। बोला है कि जो जिन को ये चाहिए फाइनेंशियल फंडिंग वगैरह, उसको ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी। उन्होंने बोला इफ द ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंटेन एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट 3 financial years, the chartered accountants certificate specifying the activity wise amount spent by the association duly reconciled with the income and expenditure account and the receipt and payment account must be submitted. वाट लग गई इनकी, धुल गया ये। This was so needed, this was so required and I am so happy. I am so happy. ये जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इनकी लगाम कसने की बहुत जरूरत थी। वैसे इसके ऊपर MHA बहुत समय से काम कर रही थी। थैंक यू मिस्टर अमित शाह, यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो NGO है ना, फॉरेन फंडेड, ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर दंगे फसाद भी करते हैं। ये जो NTCA के दंगे दिल्ली में हुए थे, आपको क्या लगता है ये अपने आप हो गए थे? नहीं साहब, मोटी फंडिंग विदेश से आई थी और फिर इस देश के अंदर ये दंगे कराए गए थे। ऐसे लोगों पर हर स्तर से अब लगाम कसनी बहुत जरूरी है। अब मैं देखती हूं ये कहां जाते हैं। तो भाई, अब जिनके जो मतलब इच्छाएं थी, वो हिचकोले खा रही थी कि विदेश से पैसे आएंगे और फिर हम इस देश में बैठ करके इस देश की जड़ खो देंगे, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा हो गया। तो इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के बीच में रखिए, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।